मेरे देशवासियों, आप लोगों को पता है कि ये धान का जो है, यानी धान कहिए या चावल कहिए, चावल का एक एक दाना तैयार होने में कितना दिन लगता है, यह क्या आप लोगों को पता है? ये चावल का एक दाना तैयार होने में हमारे जो देश का किसान है, यानी हम जैसे लोग 135 दिन तक अपने शरीर का एक एक बूंद पसीना इसकी जड़ों में डालते हैं, तब जा करके यह फसल तैयार होती है। लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? सिर्फ धोखा। और धोखा उसके साथ सरकारें ही नहीं, आदमी ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं, बल्कि प्रकृति भी उसके साथ करती है। तो सिर्फ है और सिर्फ धोखा करती है। कभी जो है बाढ़ उसके साथ धोखा करती है, तो कभी सूखा उसके साथ धोखा करती है। तो हमेशा उसके साथ अगर मिलता है तो धोखा मिलता है। अगर फसल तैयार हो गई तो उसके साथ व्यापारी धोखा करते हैं, सरकार धोखा करती है और आला अफसर धोखा करते हैं। उसको बदले में धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस धोखे से बचाने के लिए, किसान की आर्थिक स्थिति सही करने के लिए उसको जो है सरकारें बनती हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं और तरह तरह की चलाई जाती हैं योजनाएं। लेकिन उस योजना में भी किसान को मिलता है तो सिर्फ है और सिर्फ धोखा। धोखा इसलिए मिलता है कि बैंकों में जो है वह ऋण दिया जाता है कि जो किसान होता है वो बैंक से ऋण लेकर के अपना खेती का काम करे। लेकिन जब ऋण लेने जाता है तो बैंकों का चक्कर कटाना पड़ता है, खेत खसरा खतौनी देना पड़ता है, खसरा बनाने के लिए लेखपाल को पैसा देना पड़ता है, हिस्सा फाट बनाने के लिए तहसील में पैसा देना पड़ता है, उसके बाद नोडूज बनाने के लिए वकील को पैसा देना पड़ता है। यानी एक महीने चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर उसको कटाते हैं और उसके बाद वो साहूकार से जाकर के ब्याज पर पैसा लेकर खेती करता है। और खेती जब करता है तो जानते हैं कि किसान की स्थिति क्या होती है कि जिस दिन किसान अपने खेत में ट्रैक्टर चलवाता है उसी दिन से ट्रैक्टर के जुताई का उधार, सिंचाई का उधार, खाद का उधार, बीज का उधार और यहाँ तक कि अगर जो बच्चे उसके पढ़ रहे हैं उसके फीस का उधार। उसके बाद अगर कोई घर में बीमार हो गया तो डॉक्टर के दवा का पैसा उधार और बच्चों को कपड़ा जो अगर खरीदा गया स्कूल ड्रेस उसका भी उधार। यानी किसान की फसल तैयार नहीं होती है उसके पहले ही वह फसल का दाम बिचौलियों से वह ले चुका होता है। यानी किसान की स्थिति बद से बदतर। और उसके बाद अगर फसल हो गई सही सलामत तब तो वह उधार चुकता कर सकता है। और कहीं अगर प्रकृति धोखा दे दिया, अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ के चपेट में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। और जब फसल बर्बाद हो गई तो किसान तो कर्जदार पहले से ही रहा, दोबारा उसको फिर कर्जा कहाँ से मिलेगा? यानी साहूकार भी कर्ज देने को तैयार नहीं, बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं। तो क्या करता है कि या तो अपनी बीबी का जेवर गिरवी रखता है और या तो बच्चों को अगर पढ़ाई करा रहा है तो उसकी पढ़ाई बंद कराता है। और अगर बेटी की शादी होने वाली है तो उसकी शादी भी टूट जाती है। और लोग क्या कहते हैं कि किसान जो है अगर परिश्रम करता रहे तो उसको फल मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि परिश्रम अगर सफलता की कुंजी है तो किसान से अधिक और मजदूर से अधिक परिश्रम इस दुनिया में कौन करता है? कोई ये तो बता दे। लेकिन उसको परिश्रम के बदले क्या मिलता है? सिर्फ धोखा। और उसके बाद उसके साथ जो सरकारें हैं वो योजनाएं बनाकर योजनाओं में देती हैं धोखा। जब चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधि आते हैं और कहते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे बताते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं और उसके बाद जो किसान होता है वह भी नई आशा और उम्मीद के साथ उनको वोट देता है, चुनाव जिताता है। और उसको भी एक आशा होती है कि अगर पुरानी सरकार जाएगी, पुराना प्रतिनिधि जाएगा, नया प्रतिनिधि अगर आएगा तो वह हमारे जो है तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, हमें मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, सड़क मिलेगी, बिजली मिलेगी। और यहाँ तक वो सोचता है कि हो सकता है कि बिजली का बिल भी न लगे, हम जैसे किसानों की स्थिति सही हो जाए जैसे पंजाब और हरियाणा में है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज जो सरकारें हैं, जो भी नेता हैं, और आज ही नहीं लगातार 72 सालों से वह चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, वो हमेशा से किसानों का ही शोषण करते आए हैं।
हमेशा से किसानों का शोषण करते आए हैं। और जब भी किसान अपने अनाज का दाम सरकार से मांगता है, सरकारी प्रतिनिधियों से मांगता है, आंदोलन करता है, तो बदले में उसको क्या मिलता है? सिर्फ पुलिस की लाठी, मुकदमा और घर निकासी। यानी इतना मुकदमा उसके ऊपर कर दिया जाता है, इतना मुकदमा कर दिया जाता है कि वो परेशान हो जाता है। और या तो फिर लाठी पड़ती है, और लाठी से भी अगर किसान नहीं मानता है तो उसके ऊपर सीधे गोली चलाई जाती है। और कई आंदोलन में कई किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। चाहे जो है मध्य प्रदेश की घटना आप देख लीजिए, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो 27 किसानों पर गोलियां चली थी। मंदसौर में आप देख लीजिए कि जब चौहान जी, शिवराज मामा जिसको कहा जाता है, जो कि कंस मामा के नाम से भी जाने जाते हैं, मंदसौर में 6 किसानों पर गोलियां चलाई और वो किसान जो है शहीद हो गए। तो किसान की स्थिति बद से बदतर है। किसान के लिए न तो किसान का साथ प्रकृति देती है और न तो किसान का साथ सरकारें देती हैं। अगर अपने हक और अधिकार की बात करता है तो उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। जो आदि किसान कहे जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो आदिवासी होते हैं, जो जंगलों में होते हैं, जो अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, जो कि कहा जाता है जल, जंगल, जमीन तीनों पर उनका हक और अधिकार है, उन लोगों के साथ किस तरीके से बिहेवियर किया जाता है कि ये जो सरकारें हैं उनकी जमीनें छीन करके कारपोरेट घराने के लोगों को देने के लिए, उनको ही जो अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन करता है, अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ता है, उसको नक्सलाइट घोषित कर दिया जाता है, उसको नक्सलवादी बता दिया जाता है और पुलिस से उसके ऊपर गोली चलवाई जाती है। तो यह है जो है देश की हकीकत। आज हमारे देश के अंदर, हमारा देश जो है वह कृषि प्रधान देश है और यह कृषि प्रधान देश होने के नाते इसकी जो अर्थव्यवस्था है यह सीधे सीधे खेती पर ही आश्रित है। लेकिन आज स्थिति यह है कि खेती हम करें, अन्न हम उपजाएं, धन हम पैदा करें, लेकिन वह जो है किसी और के खाते में जाए। आज जितने भी कारपोरेट घराने के लोग हैं, चावल हम तैयार करते हैं, लेकिन जो उसकी कीमत होती है, जो उसका मुनाफा होता है, वह जो है मुनाफा जो है, जो भंडारण करने वाला होता है, भ्रष्टाचारी होता है, वह उसका मुनाफा वो ले जाता है। जब हमारा ये चावल तैयार होता है, 135 दिन तक दिन रात जग करके किसान अपने खेतों में काम करता है। अभी देखिए कि रोपाई चल रही है इस समय और रोपाई लोग कर रहे हैं। आज खेती इतना बड़ा घाटे का सौदा हो चुका है कि इसका जो बीज आता है, देखिए ये धान की, इसका जो बीज आता है ये मिलता है 350 रुपये केजी और 1000 रुपये का बीज खरीदने पर 1 बीघा लगाया जाता है और जिसकी सारी लागत लगभग आज 15,000 रुपये आती है। लगातार जिस तरीके से डीजल का रेट बढ़ गया, आज डीजल 80 के पार हो गया, डीजल 80 रुपये के पार हो गया। तो आज जो जुताई होती है पानी में, जहां 1000 रुपये में होती थी, आज 1500 रुपये हो गई है। यानी लागत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अनाज की कीमत नहीं बढ़ रही है। सन 1970 के दशक में आप चले जाइए तो जहां एक टीचर हुआ करते थे जिनकी सैलरी जो है 70 रुपये होती थी, सोने की कीमत 150 रुपये होती थी, सीमेंट की जो कीमत है वह 9 रुपये बोरी थी और ट्रैक्टर है मात्र 14 गुना बढ़ी है। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो केवल किसान की बात तब तक करते हैं जब तक उनको वोट लेना होता है। जब वो चुनाव में आते हैं तो केवल उसी समय वो किसान के बेटे होते हैं और जब उनको मंत्रालय मिल जाता है तो वह उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं कि किस तरीके से किसानों का कच्चा माल लूट करके कारपोरेट घराने के लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कृषि मंत्री राधा कृष्ण मोहन जी की एक रैली को संबोधित कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस देश का किसान कभी गरीब नहीं हो सकता, इस देश का किसान हमेशा संपन्न है। क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं 4200 रुपये का जूता पहन 42,000 का सॉरी मैं 42,000 रुपये का जूता पहनता हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं 40 लाख नहीं 8 लाख रुपए, उन्होंने बोला था कि 8 लाख रुपए की घड़ी मैं पहनता हूं। आप लोग बताइए, पूरे देश के जितने भी नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, क्या कोई किसान आदमी 8 लाख की घड़ी हाथ में लगा सकता है? उसके घर में अगर देखा जाए, वास्तविक जो किसान है अगर देखा जाए तो उसके घर में अगर आप जाएंगे तो झुग्गी और झोपड़ी मिलेगी। बड़ी मुश्किल से अगर वो पक्का मकान बनवाना चाहेगा
तो कम से कम उसको 1 बीघे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, तब उसकी आरसीसी का छत मिलेगा। आज अपने बच्चों को वो डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखेगा, जमीन बेचेगा, तब जाके अपने बच्चे को वो पढ़ाई करा सकता है। लेकिन पढ़ाई कराने के बाद भी उसको अवसर नहीं मिलता है, उसके अवसर को बंद कर दिया जाता है। आज आप देख लीजिए कि डॉक्टर अपने लड़के को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर अपने लड़के को इंजीनियर बनाता है, नेता अपने लड़के को नेता बनाता है। लेकिन आपने कभी देखा कि किसान कभी यह नहीं चाहता कि मेरा लड़का किसान बने, लेकिन मजबूरी होती है कि पैसे के अभाव में वह अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पाता है और उसके बच्चे को जो है खेती में आकर के किसान बनना पड़ता है। और अगर उससे जब खेती घाटे का सौदा बन गई, जब उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, तो वह दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जा कर के वह मजदूर बन के कारपोरेट घरानों में काम करता है। अपनी मजबूत बाजुओं की ताकत जो होती है उनके चिमनियों के अंदर धुआं बना के उड़ाने का काम करता है। आज 72 सालों में आप लोग बताइए कि किसानों को क्या मिला है। अगर किसानों को कुछ मिला है तो सिर्फ उसके हड्डियों में कैल्शियम की कमी, उसके खून में लोहे की कमी और उसके आंखों में रतौंधी, तमाम अजीबोगरीब बीमारियां आज एक मजबूत रस्सी के सहारे उसके शरीर में उतर रही हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कृषि मंत्रालय उनके हाथों में होता है जिनको खेती का कोई पता नहीं है, धान के बीज का पता नहीं है, गेहूं के बीज का पता नहीं है, खेत के मेड़ का पता नहीं है। ऐसे लोग कृषि मंत्री बनते हैं तो ऐसे लोग क्या जानेंगे कि किसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, किसान को कौन सी योजना ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है, किसान को क्या किया जाए कि किसान संपन्न हो जाएगा। उससे इनको लेना देना नहीं होता है। कृषि मंत्री उसको बनाना है कि जो कारपोरेट घराने का आदमी हो, जो किसान का 2 रुपए किलो का टमाटर खरीद करके और अपने गोदामों में भंडारण करके आने वाले समय में 200 रुपए किलो बेचने वाला हो, 5 रुपए किलो की आलू खरीद करके 2000 रुपए किलो का चिप्स बना के बेचने वाला आदमी कृषि मंत्री बनता है। तो आप समझ लीजिए कि जो आदमी 5 रुपए की आलू खरीद करके 2000 रुपए किलो चिप्स बेचता हो, वो कभी चाहेगा कि आलू की कीमत बढ़े। जो 2 रुपए किलो टमाटर खरीदता है और उसको भंडारण करके 200 रुपए किलो बेचता है, वो कभी चाहेगा कि किसान की स्थिति सुदृढ़ हो। वो तो हमेशा चाहेगा कि किसान सिर्फ पैदा करे, मुनाफा हमें मिले। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज वही हाल है कि आज अगर किसान खेत में मर रहा है, उसका बेटा सरहद पे जाके मर रहा है। आज जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सबको 5-5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, हवाई टिकट फ्री मिल रहा है, रेल टिकट फ्री मिल रहा है, आजीवन पेंशन मिल रही है। लेकिन किसान का बेटा जो खेतों के मेड़ पे काम करता है और ये धान की फसल अपने खेतों में लगाते हुए, खेत के मेड़ पे चलते हुए मेहनत करता हुआ फिजिकली मजबूत आदमी जाके सेना में भर्ती होता है, पैरा मिलिट्री में भर्ती हो जाता है, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे आसाम राइफल हो, यानी कि तमाम पैरा मिलिट्री हैं, सीआरपीएफ है, उसमें भर्ती हो जाते हैं। और भर्ती होने के बाद माँ भारती की रखवाली करते हैं। यानी किसान खेत में अन्न पैदा करता है ताकि देश के लोग जिंदा रहें, और उसका बेटा सरहद पे जा कर के सरहद की रखवाली करता है कि दुश्मन से ये देश सुखी रहे। लेकिन उसको बदले में क्या मिलता है? उसको तो आज पैरामिलिट्री के जवानों को पेंशन भी नहीं मिल रही है, और देश का जो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जब घर से किसान का बेटा सरहद की तरफ जाता है तो ट्रेन में उसको टिकट भी नहीं मिलता है। आज स्थिति यह है कि उसको जनरल डिब्बे में या लैट्रिन रूम में बैठ करके सरहद तक जाना होता है। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज किसान और जवान दोनों उपेक्षित हैं, और ये तो दोनों उपेक्षित थे, लेकिन आज बेरोजगार नौजवान भी उपेक्षित है। मैं आप लोगों से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन बात काफी लंबी हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।